नमस्कार। मैं शीतलपी सिंह। इजराइल की सारी कोशिशों के बावजूद जो उसने लेबनान पर अचानक बहुत बड़ा हमला करके प्रयास किया और जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हैं, अस्पतालों में लेबनान के जगह नहीं है, दवाएं नहीं हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसके भी कई लोग घायल हुए हैं या एक दो मृत भी हुए हैं। पूरी दुनिया में इस पर हाहाकार हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने और फ्रांस वगैरह ने इसको बहुत बुरा कहा है, खुल के इसकी आलोचना की है, स्पेन ने की है और दुनिया में ज्यादातर लोगों ने इसको गलत ठहराया है। इसके बावजूद जो ताजी सूचनाएं आ रही हैं उनके अनुसार अमेरिका और ईरान दोनों के डेलीगेशन आज, जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। जो डेलीगेशन बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं, जो सीज फायर ऐलान हुआ था 2 दिन पहले, उसमें जो शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से यानी अमेरिका की ओर से जेडी वैंस उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। आप जानते हैं कुशनर जो है ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ उनके बहुत ही करीब और इस युद्ध में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जेडी वैंस, जिनको कहा जाता है कि वो उस प्रशासन में उस नीति का प्रतिपादन कर रहे थे जो युद्ध के उस तरह समर्थन में नहीं थी जैसे समर्थन में एक दूसरा ग्रुप था, जिसको वहां के जो रक्षा सचिव हैं हेक्सेथ, वो उसको लीड कर रहे थे। तो ये डेलीगेशन यूएस की ओर से है। ईरान से जो डेलीगेशन बताया गया है कि पहुंच गया है इस्लामाबाद में और उसको पाकिस्तानी वायुसेना ने कवर दिया था वह आते समय तेहरान से इस्लामाबाद के लिए। उस डेलीगेशन में जो लोग शामिल हैं, अब्बास अरागची जो उनके विदेश मंत्री के तौर पर हैं, काजिम गरीबाबादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूक्लियर अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। तो यानी इस बातचीत में न्यूक्लियर अफेयर्स पे बात होनी है और उनके एक एक्सपर्ट इस डेलीगेशन में शामिल होने जा रहे हैं और कई ऑफिसर्स होंगे। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इजराइल का जो डेलीगेशन है वो उतना हाई प्रोफाइल नहीं है जितना हाई प्रोफाइल डेलीगेशन अमेरिका का आ रहा है। इससे पश्चिमी अखबारों की वो जो चिंता है और जो उनकी टिप्पणियां है कि इस शांति प्रस्ताव के पीछे, इस सीज फायर के पीछे खुद राष्ट्रपति ट्रंप की ज्यादा भूमिका है, वो ज्यादा इसको चाहते थे, उन्होंने ही पाकिस्तान के जरिए इसको इनिशिएट कराया। जबकि ईरान की ओर से आप कह सकते हैं कि बहुत ये विश्वास न अविश्वास की स्थिति थी ईरान के मन में। और उस अविश्वास की वजह है जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें पाकिस्तान और ईरान की ओर से कहा गया था कि उस प्रस्ताव में लेबनान शामिल है और तब अमेरिका ने उसका खंडन नहीं किया था। लेकिन इजराइल ने जब अपना बयान दिया तो उसने लेबनान को उससे बाहर रखा और उसके बाद उसी रात उसने लेबनान पे ऐसे हमले कर दिए जिसको मैंने बताया कि 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इस पूरे युद्ध में किसी एक दिन में, सिवाय वो बच्चियों की मृत्यु के, जो 165 बच्चियों की एक स्कूल में मृत्यु की खबर थी जो इस युद्ध की सबसे खराब खबर थी, उससे बड़ी खबर ये बना दी गई क्योंकि इसमें भी जो 300 लोग मारे गए इसमें बहुत सारे बच्चे और स्त्रियां शामिल है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इससे ऐसा लगता है कि इजराइल इस सीज फायर के पक्ष में नहीं था, वो अमेरिका को इसमें शामिल रखना चाहता था। लेकिन अमेरिका का प्रशासन इस समय सीज फायर के लिए हर प्रयास कर रहा है। हालांकि वो इजराइल से भी अपने रिश्ते उसके ऐसे हैं या कोई दबाव है या जो कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो सीधे उनको ना नहीं कह पा रहा है। और बाद में उसने भी पलटी मारी और ये कहा कि हाँ, लेबनान इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बाद में कहा। पहले इसको इजराइल ने कहा और इजराइल ने पहले इस मामले में हमला करके, लेबनान पे इतना बड़ा हमला करके जिसमें कहते हैं 150 से ज्यादा युद्धक विमान शामिल थे, और उसने तहस नहस करने की कोशिश की कि जिससे ये सीज फायर टूट जाए। जाहिर है कि ईरान से इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने हॉर्मुज जलरमरू मध्य को फिर से सील कर दिया था और जहां 150 से ज्यादा जहाज रोज जाते हैं वहां अब तक कुल 7 जहाज निकले सीज फायर के ऐलान के बाद। तो कुल मिला के स्थितियां जो है कठिनाई में पड़ गई हैं। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद में जो आज से बातचीत शुरू होनी है, आज तो सब लोग पहुंचेंगे, एक माहौल बनेगा, कुछ खबरें आएंगी, बातचीत शायद कल हो या आज शाम भी हो, पता नहीं।
तो तब हमारे पास ये लगेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इजराइल ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि ये सीज फायर टूट जाए। लेबनान पर उसका हमला यही बताता है। लेकिन इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके कारणों की भी तलाश की जा सकती है। कुछ ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो इसके कारणों को हमारे सामने उजागर करते हैं। दरअसल नेतन्याहू की घरेलू राजनीति को इस युद्ध से अलग करके देखना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मुकदमा है वो फिर शुरू हो रहा है। इतवार से उसमें कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं। वो रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और आप कह सकते हैं कि सरकार में होने के नाते जो विश्वास होता है उसको भंग करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और गाजा के संबंध में नेतन्याहू पर आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट अभी भी प्रभावी है। दुनिया के बहुत सारे देशों में, सभ्य देशों में नेतन्याहू यात्रा नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति पुतिन के साथ भी है। पुतिन के खिलाफ भी इस तरह का वारंट जारी हुआ था और यही वारंट नेतन्याहू पर भी है। नेतन्याहू ने इसको हटवाने की बहुत कोशिश की, अमेरिका और दूसरे दबाव डलवाए, लेकिन संभव नहीं हुआ। जुलाई में 2025 में आईसीसी के जजों ने इसे वापस लेने की इजरायली मांग को ठुकरा भी दिया था। इस सब से एक नई परिस्थिति है जो हमारे आपके सामने है, इसलिए हम इजराइल के इस रोल को देखते हैं। इसमें इस फैक्ट की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीएनएन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। एंडरसन कूपर का जो प्रोग्राम होता है उसमें मैगी हेबरमैन और जोनाथन स्वैन की रिपोर्ट थी। वो व्हाइट हाउस में क्या हुआ था, ये युद्ध शुरू होने से पहले कहां कहां किस तरह की बात हुई थी, इसका विवरण देती है। उसमें यह है कि फरवरी में जो एक सिचुएशन रूम की बैठक हुई थी उसमें नेतन्याहू ने ट्रंप और उनके वरिष्ठ सलाहकारों के सामने ईरान पर युद्ध और रेजिम चेंज तक की एक पिच तैयार करके उनको बताया था। उन्होंने पूरी योजना, ये नेतन्याहू की थी, उनके अनुसार उनके पास वो सूचनाएं कि कैसे कैसे वो रेजिम चेंज कराएंगे, कैसे वो लीडरशिप को मार देंगे और कहां कहां क्या विद्रोह होगा और विद्रोही कहां कहां उनके कॉन्टेक्ट्स में है, कितने हैं, इस तरह की पूरा आकलन उन्होंने दिया था। इस आकलन को सुन के ट्रंप प्रभावित हो गए थे और हालांकि सीआईए डायरेक्टर इस मामले में रिजीम चेंज के सिनेरियो को फार्सिकल कह रहे थे। उन्होंने शब्द किया था, फार्सिकल यूज किया था। और रूबियो तो आप जानते ही हैं, उनका एक अलग रवैया हमने अमेरिकी प्रशासन में देखा है, थोड़ा दूसरी तरह से वो चीजों को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इसे बुलशिट कहा था। ये सब सीएनएन ने रिपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप तैयार हो गए और हेक्सेथ इस मामले में उनके साथ थे और फिर हमला हो गया। इससे ये लगता है कि ये जो फैसला हुआ था उसमें प्रशासन में उसी समय से दो राय अलग अलग थी। हम जानते हैं कि बाद की खबरों ने यह साबित किया है कि पेंटागन इसके समर्थन में नहीं था और आप जानते ही हैं कि उनके सैनिक ढांचे में सबसे प्रमुख व्यक्ति समेत तमाम लोगों को आखिर में ट्रंप को हटाना पड़ा। तो ये सब बताता है कि ये कुछ जो फैसला हुआ इसमें बहुत सारा गल्प शामिल था, नेतन्याहू का पुश था और ट्रंप का राजीनामा था जिसने इस युद्ध को पैदा किया। नेतन्याहू की जो रेजिम चेंज की पूरी थ्योरी थी वो शुरू में ही धराशायी होती हुई नजर आई। जो भी उन्होंने बताया था जिससे ट्रंप उस समय सहमत थे, लेकिन बाकी लोग उनके सहमत नहीं थे, उसके अनुसार ईरान को पहले ही दिन इतनी तीखी चोट मारेंगे कि वो प्रशासन ढह जाएगा, इलीट स्प्लिट होगा, जनता उठ खड़ी होगी। लेकिन ताजा तस्वीर क्या है? 3000 से ज्यादा मौतों के बावजूद राज्य कहा नहीं है और मजबूत हो गया है। और उसमें शंका यह है, उस समय जो लोग थे, जो उम्र दराज थे, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, वो काफी बड़ी उम्र के थे, वो कंपैरेटिवली शांति से बात कर सकते थे। जो अब लीडरशिप है नौजवान है और ये समझा जा सकता है कि वो उन चीजों पर शायद उस तरह का शांत स्वभाव न रखती हो। तो जो एक विशफुल थिंकिंग थी इस युद्ध को शुरू करते समय, वो पहले ही दिनों में धराशायी हो गई थी। राइटर्स की एक रिपोर्ट है 9 अप्रैल की, वो बताती है कि 3000 से ज्यादा लोग जबकि मारे गए हैं, जिसमें से 40% शवों की तो पहचान फॉरेंसिक प्रक्रिया से करनी पड़ी। क्योंकि जब ऊपर से आप बम गिराते हैं, एक बिल्डिंग ढहती है, उसमें लोग दब के और अन्य तरह से मरते हैं, बिल्डिंग के विस्फोट से उड़ते हैं, उसके केमिकल से जलते हैं, तो उनमें से बहुत सारे शवों को आप पहचान नहीं सकते।
तो ये इस तरह का जो आघात समाज पर लगता है, जब अपने बच्चों के, अपनी स्त्रियों के या अपने पुरुषों के शव समाज उठाता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, इसका भान इन लोगों ने जाहिर है नहीं सोचा होगा, क्योंकि हत्या की राजनीति करने वाले, युद्ध की राजनीति करने वाले, रिजीम चेंज करने वाले ख्याल मनुष्यों की स्थिति का ख्याल कहाँ करते हैं। और देखिए, उसकी वजह से उल्टा हुआ। ईरान को समझने में पश्चिम ने एक बार फिर से बेहद बड़ी गलती की। पश्चिम इसमें क्यों कहेंगे, क्योंकि यूरोप तो उनके साथ गया नहीं, अमेरिका ने और इजराइल ने भारी गलती की। सच्चाई यह है कि ईरानी जनता अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ज्यादा लामबंद हो गई। देशभक्त की भावना ने सब चीजों को ओवरपावर कर लिया और बलिदान की भावना ने उससे आगे की कड़ी में अपने आप को शामिल कर लिया। और नतीजा यह है, अब सीज फायर पर बात करनी पड़ रही है उनको, जो ये समझ के युद्ध में उतरे थे कि हफ्ते भर में वो रिजीम चेंज करके वहां अपने किसी आप कहें कि अपनी राय के किसी आदमी को कुर्सी पर बैठा के वहां के फैसले कर रहे होंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की स्थिति लगातार दुनिया में होने न होने पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी अभी दुनिया में उसका अस्तित्व है। और लेबनान में यूनाइटेड नेशंस की फोर्स पड़ी हुई है, जिसमें बहुत सारे देशों के सैनिक हैं। बहुत समय भारत के भी सैनिक उसमें रहे हैं। सच्चाई है कि एक हमारे सार्जेंट जो है, इजराइल में इसके पहले जब जून में लड़ाई हुई थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी इजरायली फायरिंग में। हालांकि भारत में चूंकि ऐसी चीजों को हमारा मीडिया कवरेज नहीं देता, तो वो बात छुप गई। अब 63 देशों ने और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की फोर्स पर जो लेबनान में इजरायली हमले हो रहे हैं, ये युद्ध अपराध की श्रेणी तक जा सकते हैं। भारत में इन चीजों को कवर नहीं किया जाता। भारतीय मीडिया तो अजीब तरह का आचरण करता है, लेकिन दुनिया में ये चीजें गंभीर होती जा रही हैं। और इजराइल को अभी जो अमेरिका की वजह से एक तरह से छूट मिली हुई है बहुत सारी ऐसी चीजें करने की, वो बहुत देर तक कायम रहेगी ये नहीं कहा जा सकता। इन हमलों की प्रतिक्रिया अब पश्चिम में शुरू हो गई है और ज्यादातर लोग अब इजराइल को एक वार मॉन्गर और गैर कानूनी देश की तरह से देख रहे हैं, जो मान्य कानूनों का साफ साफ उल्लंघन कर रहा है। और ये जो मामला है, अगर उसे युद्ध अपराध की श्रेणी में इजराइल को ले जाकर प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, तो इजराइल की मुश्किलें फिर सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारतीय विमर्श में और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ये उतनी प्रमुखता से बात नहीं आई है, लेकिन ये बात डेवलप होकर वहां पहुंच रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस थोपे गए युद्ध की मानवीय कीमत पर भी बात होना बहुत जरूरी है। इरना के अनुसार, जो एक ईरानियन न्यूज एजेंसी है, 3636 मौतें इसमें हुई हैं। 1701 नागरिक और कम से कम 254 बच्चे इसमें शामिल हैं। नागरिकों में बड़ी संख्या स्त्रियों की है। रॉयटर्स ने भी नोट किया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने कम से कम 1900 मौतों और 20,000 घायलों की गिनती की है। लेबनान में ये मौतें 1530, अब एक बहुत बड़ी संख्या वहां भी हो गई है। इसमें कम से कम 129 बच्चे, 400 प्लस हिजबुल्ला लड़ाके, यानी युद्ध में जिनसे आपकी लड़ाई हो रही है वो सिर्फ 400 हैं 1530 में से, 10 लेबनानी सैनिक, 3 यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स, और कुल जो है इस तरह से ये मौतें 1530 लेबनान में गिनी गई हैं। इराक में 117 मौतें इस दौरान हुई हैं। इजराइल, ईरान और लेबनान में हुए हमलों में 23 नागरिक मौतें और दक्षिण लेबनान में 11 इजरायली सैनिकों की मौत रिपोर्ट हुई है। अमेरिका के 13 सैन्य कर्मियों की मौत हुई है, 300 से अधिक उसके घायल हुए। यूएई के 12 लोगों की मौतें हुई हैं, इसमें नागरिक हैं। कतर में 7 मौतें हुई हैं, इसमें नागरिक और सैनिक मिले हुए। कुवैत में भी 7 मौतें हुई हैं। वेस्ट बैंक में 4 फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत हुई है। सीरिया में 4 मौतें हुई हैं। बहरीन में 2 हुई हैं। ओमान में 3 हुई हैं। सऊदी अरब में 2 मौतें हुई हैं। फ्रांस के भी 1 सैनिक की मौत हुई है और भारत के करीब 7 नागरिकों की मौत हुई है। ये इस युद्ध से मानवीय कीमत है, जो इसमें से ज्यादातर निर्दोष है, ज्यादातर बल्कि 90% इसमें निर्दोष हैं, जो इस युद्ध के लिए बलिदान हुए हैं बेवजह।
इनकी इस तरह की चीजों का आकलन कभी नहीं हो पाता कि इस तरह के युद्धों में जो निर्दोष मारे जाते हैं और जिनकी संख्या हमेशा युद्ध में शामिल लोगों से बहुत ज्यादा होती है, वो इस युद्ध के भी आंकड़ों में हमारे सामने। तो चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि नेतन्याहू आज नहीं तो कल एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक जवाबदेही के पात्र बनेंगे। गाजा के संदर्भ में आईसीसी ने, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2024 में नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मैं उसको दोहरा चुका हूं। अब यह है कि इस वारंट के बाद ये जो नए डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें 63 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उनकी नई मुश्किलें शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय राजनीति। राइटर की 31 मार्च 2026 की कानूनी व्याख्या के अनुसार आईसीसी वारंट में न्यायाधीशों ने यह मानने के रीजनेबल ग्राउंड्स दिए थे कि गाजा में नागरिकों को भोजन, पानी, दवाइयां, मेडिकल सप्लाईज, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जैसी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को पहुंचने में रोकने का काम इजरायली फौज ने किया। ये लैंग्वेज बहुत गंभीर है और ये लैंग्वेज इनके विरुद्ध कभी भी इस तरह की जांच या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में जो एक फैसले के तौर पर आई है, हमेशा उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर देगी। नेतन्याहू को यह माना जाता है कि वो संकट पैदा करते हैं और फिर उसको वैधता प्रदान करने के लिए दुनिया को घसीट लेते हैं। ये गजा में भी देखा गया, अब लेबनान में भी देखा जा रहा है और इस युद्ध में पीछे वही है और सामने भी वही है। हित अनहित उन्हीं के जुड़े हुए हैं। वो अपने क्रिमिनल केस और पॉलिटिक्स के लिए दुनिया को उसमें शामिल करने में सफल रहे। अभी जैसे हमने देखा कि जैसे ये सीज फायर ऐलान हुआ, उसको उन्होंने तोड़ने के लिए लेबनान पर ऐसा हमला कर दिया जिससे टूटते टूटते बचा, और पता नहीं बचेगा भी कि नहीं। अभी तो ये डेवलपमेंट शुरू हुए। ट्रंप को जैसे वो युद्ध में लाए, 20 साल में वो पहले राष्ट्रपति हैं जिनको वो युद्ध में ढकेलने में सफल रहे, और उन्होंने काल्पनिक रिजीम चेंज की थ्योरी पेश की जिससे ट्रंप सहमत हो गए, और अब ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इससे निकल भागे। तो नेतन्याहू का रूल, जो पूरा उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं और जहां वो पहुंचना चाहते हैं, वो सब सारी दुनिया को उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में समेट लेता है और उसका भुगतान सब करते हैं। अब बात भारत की। इस युद्ध में जाने अनजाने भारत, हालांकि वो अपने को निरपेक्ष बताता है, लेकिन भारतीय नेतृत्व के कुछ फैसलों से उसकी निरपेक्षता पर शंका पैदा हो गई है और उसकी भूमिका इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकाएक बहुत कमजोर हो गई। भारतीय प्रधानमंत्री चूंकि ठीक युद्ध शुरू होने की पहली शाम तक वहां थे और 2 दिन पहले ही वहां गए, वहां पुरस्कार वगैरह ले रहे थे, तो दुनिया में ये किसी को यकीन दिलाना मुश्किल है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी। दूसरे, भारत अब व्यापारिक तौर पर इजराइल के बहुत करीब है। इस युद्ध में भी उसको स्टील और अन्य चीजें सप्लाई करते हुए हमारे कुछ जहाज यूरोप में, इटली वगैरह में पकड़े गए। ये सारी चीजें भारत की भूमिका को एक बहुत बड़े हिस्से में दुनिया के संदिग्ध बनाती हैं। अब हमारे देश के 90 लाख से ज्यादा लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। 4.25 लाख के आसपास भारतीय वहां से इस युद्ध की वजह से लौट आए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वहां से आने वाले मनी ऑर्डर, जिसे आप कहते हैं, लेकिन वो फॉरेन करेंसी जो अपने घर को चलाने के लिए वो भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहा जाता है आर्थिक भाषा में, वो एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है हमारी अर्थव्यवस्था। तो हमारे इतने सारे लोगों का लौटना, जो वहां है उनका असुरक्षित होना, काम धाम उनका बिगड़ना और जाहिर है इससे रेमिटेंस पर प्रभाव पड़ना, और चूंकि वो लोग जब वहां रहते हैं तो उनके लिए हम बहुत सारे सामान यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं उनके बाजारों में, तो हमारे उसमें भी नुकसान। और दूसरे, चूंकि हमारी ऊर्जा गारंटी का अधिकतम हिस्सा गल्फ से ही आता है जो हमारे सबसे करीब है, और हम एक नेट इंपोर्टर के तौर पर एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। 88% से ज्यादा हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, 65-66% हम एलपीजी खरीदते हैं, 50% अपनी जरूरत की हम एलएनजी खरीदते हैं, जिसमें से 90% वहां से आता है गैस के मामलों में। तो हमारे लिए तो एकाएक ये युद्ध ने इतनी कठिनाइयां पैदा कर दी। ये तो संयोग अच्छा था कि इसी समय रूस हमारी मदद को एक तरह से आ गया और उसने करीब हमारे क्रूड ऑयल के कोटे में 47-48% की सप्लाई कर दी मार्च महीने में, जिससे हमारी रिफाइनरीज चलती रही, और रिफाइनरीज चलने से हमारे देश में उस तरह से
हाहाकार नहीं मचा जैसा एलपीजी गैस की कमी से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन उस ज्यादा बड़ा खतरा हमारे लिए होने वाला था और है अभी भी, वो खाद्य के क्षेत्र में है। क्योंकि यहाँ से आने वाले तमाम केमिकल्स हमारे देश की आत्मनिर्भरता जो खाद्यान्न के मामले में है, उसमें उनका बड़ा रोल है। हमारी यूरिया, डीएपी और अन्य कृषि उत्पाद के जो खादें हैं, वो उनके द्वारा पहुंचाए गए कच्चे माल से बनती हैं। तो इसलिए हमारे 32 के आसपास इस तरह के फर्टिलाइजर कारखाने जो है, उसमें से 30 नेचुरल गैस से चलते हैं। तो हमारे लिए बहुत चुनौती का विषय हो गया। अब स्थिति यह है कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो, और हमारे प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त इजराइल के नेता नेतन्याहू किसी भी सूरत में इस युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहते। तो ये दो हितों का परस्पर अंतर्विरोध है। हमारी अर्थव्यवस्था इससे बर्बाद हो रही है और उनकी राजनीतिक व्यवस्था उससे सुदृढ़ हो रही है। ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, भारत के वर्तमान नेतृत्व ने इस परिस्थिति में जाने अनजाने, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं आप, अपने को फंसा लिया। और हम पा रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश इस बात का श्रेय ले रहा है कि इस कठिन वक्त में दुनिया को इस समस्या से निकालने के लिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, और भारतीय विदेश मंत्री खिसिया के उसको गाली दे रहे। ये परिस्थिति हमारे राजनय के न अनुकूल है, न हमारी विश्व में जो स्थिति है उसके अनुकूल है, न दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश के होने के अनुकूल है, और न दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था होने के अनुकूल है। ये जो कठिनाई आई है, ये कठिनाई हमें भविष्य में अपनी डिप्लोमेसी में सुधार करके और उसे ज्यादा व्यवस्थित करके फिर से गढ़नी होगी, जिसको हमने इस युद्ध के दौरान पाया कि उससे हमें क्या क्या नुकसान है।